क्लास 9th एनसीईआरटी साइंस का ये चैप्टर 1 है। हमारे आसपास के पदार्थ, तो इसके अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे। तो सबसे पहले देखिए पहला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित तापमानों को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित करें। यहाँ पे हमें केल्विन में दिया गया है, सेल्सियस में बदलना है। तो अंग्रेजी में जो ABCD होता है उसमें C पहले आता है, उसके बाद आता है K। तो अगर हम C से K में जाए, अगर सेल्सियस से केल्विन में बदलना हो तो प्लस करना होगा 273। अगर केल्विन से हमें जाना हो सेल्सियस में तो माइनस करना होगा 273। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। तो चलिए इसका पहला प्रश्न हल करते हैं। तो पहला प्रश्न देखिए 300 K, इसे हम सेल्सियस में बदलेंगे। तो यहाँ पे देखिए तो K बाद में आता है, तो हमें सेल्सियस में जाना है तो क्या करना होगा, -273 करना होगा। 300 में से 273 घटेगा तो बचेगा 27 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है, इसके बाद दूसरा देखिए 573 K, तो इसमें से भी घटेगा कितना, 273, तो बचा 300 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद देखिए दूसरा सवाल क्या है, निम्नलिखित तापमानों को केल्विन इकाई में परिवर्तित करें। क्या करना है, केल्विन में हमें बदलना है। तो यहाँ पे C दिया गया है, हमें K की तरफ जाना है तो क्या करना होगा, +273 करना होगा। तो दूसरा ये रहा 25 डिग्री सेल्सियस, हमें केल्विन में बदलना है तो 25 में 273 जोड़ देंगे तो 298। B देखिए 373, तो हमें जाना है केल्विन में, तो 373 + 273 646 K। तो ये समझ में आ गया आपको, और ये प्रश्न क्रमांक दूसरा समाप्त हो गया। इसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न क्या है। तीसरा है हमारा प्रश्न, देखिए निम्नलिखित अवलोकनों हेतु कारण लिखें। पहला है नेपथलीन को रखा रहने देने पर यह समय के साथ कुछ भी ठोस पदार्थ छोड़े बिना अदृश्य हो जाती है, यानी गायब हो जाती है। क्यों, इसका कारण क्या है। तो इसका मुख्य कारण है ऊर्ध्वपातन। नेपथलीन एक ऊर्ध्वपातित होने वाला पदार्थ है, यानी वो ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में तब्दील यानी बदल जाने उसका गुण होता है। तो इसका आंसर हमें इस प्रकार करना है, नेपथलीन ऊर्ध्वपातन का गुणधर्म दर्शाता है, जो ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया के कारण ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदल जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए दूसरा क्या है प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, हमें इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए भी पहुंच जाती है। इसका क्या कारण है, इसका भी कारण काफ़ी आसान है। देखिए इत्र एक वाष्पशील द्रव होता है, यह तुरंत वाष्प में बदलकर वायु में क्या होता है, विसरित हो जाता है वायु के कणों के साथ, इत्र के कण, जिस कारण दूर बैठे हुए भी हमें इसकी सुगंध आ जाती है, और ये घटना पूरी कहलाती है विसरण। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाता है। इसके बाद देखिए 4 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित पदार्थों को उनके कणों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण के अनुसार व्यवस्थित करें। यहाँ पे देखिए क्या है, पदार्थ की तीनों अवस्थाएं दी गई हैं। पहला देखिए क्या है, ऑक्सीजन जो गैस है, चीनी जो ठोस है, जल वो द्रव है। तो पदार्थ के सबसे कणों के बीच जो आकर्षण बल होता है, इसे अंतरा अणुक आकर्षण बल कहा जाता है, सबसे अधिक ठोस में होता है, उससे थोड़ा सा कम होता है द्रव में, और सबसे कम होता है गैस में। ठीक है, तो हमें इस प्रश्न में क्या बताना है, उनके कणों के बढ़ते हुए आकर्षण के अनुसार, यानी सबसे कम जो है उसको पहले लिखना है, यानी गैस को पहले लिखना है, उसके बाद लिखना है हमें जल को, और लास्ट में लिखना है ठोस को, यानी बढ़ते हुए हो गया। तो आइए इसका आंसर करते हैं। तो इसका आंसर हमें यहाँ से करना है, देखिए अंतरा आणविक आकर्षण बल सबसे कम गैस में, फिर द्रव में तथा ठोस में सबसे अधिक होता है। तो बढ़ते हुए हमें क्रम में व्यवस्थित करना है, बढ़ते हुए आकर्षण बल के अनुसार व्यवस्थित। ऑक्सीजन देखिए क्या है, सबसे कम होता है। ठीक है, और ये इसके बाद जल H2O, और ये हो गया चीनी। ठीक है, तो सबसे अधिक इसमें, इसके बाद ये, और सबसे कम इसमें। तो यही इसका आंसर हो गया। इसके बाद देखिए 5वां प्रश्न क्या है, निम्नलिखित तापमानों पर जल की भौतिक अवस्था क्या है। यहाँ पे 3 तापमान है। पहला तापमान है 25 डिग्री सेल्सियस, दूसरा है 0 डिग्री सेल्सियस, तीसरा है 100 डिग्री सेल्सियस। इन तीनों तापमान पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी वो बताना है। तो यहाँ पे समझिए, जल जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, जमता है, और 100 डिग्री सेल्सियस पर वो उबलता है। पहले में क्या है, 25 डिग्री सेल्सियस है, तो ये 0 और 100 के मध्य में है। तो इस तापमान पर जल की स्थिति क्या होगी, वो सामान्य रहेगा, वो जल ही रहेगा। ठीक है, तो इसका आंसर हमें इस तरीके से करना है। देखिए
ए में 25 डिग्री सेल्सियस, ये जल है वो द्रव ही रहेगा, अपनी समान अवस्था बनाए रखेगा। 0 डिग्री सेल्सियस पर जल जम जाएगा, यानी वो ठोस अवस्था में बर्फ़ बन जाएगा, ठोस अवस्था में रहेगा। 100 डिग्री सेल्सियस में जल का क्या होता है, क्वथनांक उबलता है, तो वो वाष्प बन जाएगा, यानी गैस रूप में वो परिवर्तित होने लगेगा। ठीक है, तो ये हो गया, समझ में आ गया आपको। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या है, प्रश्न क्रमांक 6, पुष्टि हेतु कारण दे। पहला देखिए, जल कमरे के ताप पर द्रव है, और दूसरा है लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस है। तो इन दोनों स्थितियों में हमें कारण बताना है। तो सबसे पहले जल कमरे के ताप पर द्रव है, ऐसा क्यों है ये बताना है। तो पहले में थोड़ा समझ लेते हैं, जल कमरे के ताप पर द्रव है, तो जल की अवस्था दो स्थितियों में परिवर्तन होती है। पहले 0 डिग्री सेल्सियस पर जल जो है वो हिमांक होता है, यानी वो जम जाता है, बर्फ़ बन जाता है। और दूसरी स्थिति है 100 डिग्री सेल्सियस, जल का क्वथनांक होता है, यानी वो उबलने लगता है। तो कमरे का ताप कितना होता है, कमरे का ताप होता है 25 से 30 या 35 डिग्री सेल्सियस के मध्य। तो उस पर जल तो वो अपनी समान अवस्था बनाए रखेगा। तो इसका आंसर कैसे करना है, तो इसका आंसर हमें यहाँ से करना है इस प्रकार। हम जानते हैं कि जल का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस पर तथा उबलना जो है 100 डिग्री सेल्सियस पर होता है। यहाँ कमरे की ताप की बात हो रही है, तापमान जो है इन दोनों के मध्य होता है, यानी 0 डिग्री और 100 डिग्री के सेल्सियस के मध्य होता है, क्योंकि कमरे का ताप कितना होता है, लगभग 25 डिग्री सेल्सियस आप मान लीजिए। ठीक है, अतः जल अपनी समान अवस्था में द्रव रूप में बना रहेगा। तो यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, यानी वो कमरे के ताप पर वो द्रव ही रहता है। इसके बाद देखिए बी नंबर क्या है, बी नंबर है हमारा, लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस है। तो लोहा काफ़ी कठोर धातु है, वो कमरा का ताप 25 डिग्री सेल्सियस होता है, तो कमरे के ताप पर वो ठोस ही रहेगा, वो पिघलेगा नहीं। लोहे को पिघलाने के लिए कम से कम 1500 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए, तभी वो उसका गलनांक होता है। तो कमरे के ताप पर वो पिघलेगा नहीं, ये संभव नहीं है। तो इसका आंसर कैसे करना है हमें, तो इसका आंसर लिखना है, लोहा बहुत अधिक कठोर धातु है, इसका गलनांक 1538 डिग्री सेल्सियस होता है, अर्थात अधिक होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है। कमरे के तापमान पर इस अवस्था में परिवर्तन संभव नहीं है। कमरे का तापमान कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस होता है, अतः ये ठोस अवस्था में वो बना रहता है। समझ में आ गया कि लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस क्यों है। तो चलिए देखते हैं इसका अगला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 7 देखिए, 273 के पर बर्फ़ को ठंडा करने पर तथा उसी तापमान पर, यानी 273 के पर ही जल को इसी तापमान पर ठंडा करने पर शीतलता का प्रभाव अधिक क्यों होता है, किसका, यानी बर्फ़ का, जल की तुलना में। तो ये हमें बताना है कारण। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, 273 के, ठीक है, 273 केल्विन, इसका मतलब हुआ ये 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर जल क्या होता है, जल जमता है, लेकिन बर्फ़ पहले से वो जम चुका है, ये अधिक शीतलता तो पहले ही वो प्रदान करेगा। ठीक है, तो इसका आंसर कैसे लिखना है हमें, देखिए यहाँ पे 273 के अर्थात 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी के कणों की तुलना में बर्फ़ के कणों की ऊर्जा काफ़ी कम होती है, वो काफ़ी ठंडा होता है, उसकी ऊर्जा काफ़ी कम होती है, जिसके फलस्वरूप बर्फ़ वातावरण से अधिक ऊष्मा अवशोषित कर सकता है, काफ़ी कम होने के कारण। यही वजह है कि समान तापमान पर, यानी 273 के यानी 0 डिग्री सेल्सियस पर होते हुए भी तापमान दिया जाए तो बर्फ़ पानी की तुलना में अधिक ठंडक पहुंचाता है, क्योंकि वो पहले से बर्फ़ बन चुका है, पानी अभी नहीं बना है, वो पहले से काफ़ी शीतल है। ठीक है, तो यही इसका आंसर हो जाता है। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 8वां क्या है, उबलते हुए जल अथवा भाप में से जलने की तीव्रता किसमें अधिक महसूस होगी। तो ये काफ़ी आसान है, इसका आंसर होगा भाप में अधिक होगी, क्योंकि इसमें गुप्त ऊष्मा छिपी होती है। तो इसका आंसर कैसे करना है, उबलते हुए जल की अपेक्षा भाप में जलने की तीव्रता अधिक महसूस होती है, क्योंकि भाप में उपस्थित कणों में जल में उपस्थित कणों की तुलना में अधिक ऊर्जा पाई जाती है। इसमें पाई जाने वाली यह अतिरिक्त ऊर्जा गुप्त ऊष्मा के रूप में होती है, यानी छिपी ऊष्मा के रूप में होती है, जिसके कारण ये ज़्यादा ऊष्मा प्रदान करते हैं और इसे जलने की, यानी भाप से ज़्यादा जलने की तीव्रता प्रदान होगी। तो इसका आंसर यही हो जाता है। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 9 क्या है, निम्नलिखित चित्रों के लिए ABCDE तथा F की अवस्था परिवर्तन को नामांकित करें, यानी हमें यहाँ पे भरना है, इसकी अवस्था परिवर्तन क्या हो रहा है उसका नाम देना है। तो सबसे पहले देखिए A से शुरू करेंगे, उसके बाद B C D E F ऐसे करेंगे।
तो ए में क्या है देखिए, ठोस और ये तीर का निशान है सीधे, ठोस से द्रव। तो ऐसी स्थिति यानी अवस्था परिवर्तन ए जो हो रही है ठोस से द्रव, इसे क्या कहा जाता है? तो कोई पदार्थ जब ठोस से द्रव में जाता है, जैसे बर्फ़ को ले लीजिए, तो वो कहलाता है संगलन। ठीक है, ए को हम लिखेंगे क्या? संगलन। ये हो गया, आपको संगलन भरना है ठोस से द्रव। अब इसके बाद देखिए बी में देखिए यहाँ पे ये तीर का निशान आगे बढ़ रहा है, द्रव से गैस, ये बी है। तो कोई भी पदार्थ यानी जल को ले लीजिए, जल को जब हम खुला छोड़ देते हैं तो उसका क्या होगा धूप में, तो उसका वाष्पीकरण होगा, वरना वो द्रव से गैस में जाएगा, तो इसे कहा जाता है वाष्पीकरण। तो हम बी में लिखेंगे वाष्पीकरण। ठीक है, सी नंबर देखिए क्या है, सी नंबर में फिर गैस से द्रव, गैस से द्रव ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है संघनन। जैसे कि एलपीजी सिलेंडर आप देखे होंगे, तो उसमें गैस से क्या होता है, कम टेम्परेचर पर उसे संघनित किया जाता है और उसे छोटे से सिलेंडर में भर दिया जाता है। तो आपने देखा होगा एलपीजी तो गैस है, लेकिन वो हिलाने पर क्या वो द्रव अवस्था यानी पानी जैसा उसमें महसूस होता है, तो वो प्रक्रिया कहलाती है संघनन। ठीक है, सी हो गया संघनन। इसके बाद डी हम देखेंगे, कैपिटल है द्रव से ठोस। तो कोई पदार्थ पानी है, द्रव है, वो ठोस में बन रहा है, तो पानी से बर्फ़ जमना ये कौन सी प्रक्रिया कहलाती है? वो जमना हो गया, ये हो गया जमना, द्रव से ठोस हो रहा है। अब इसके बाद ई देखिए क्या है, ई नंबर कहाँ है देखिए यहाँ पे, ठोस से गैस। तो ठोस से गैस जो होती है वो गुण होता है ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन इसे कहा जाता है। कोई ठोस पदार्थ सीधे गैस अवस्था में तब्दील यानी बदल जाता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको। तो समाप्त होता है आज का सेशन, मिलते हैं इसके अगले वीडियो में चैप्टर 2 के साथ। धन्यवाद।